जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है कि भारत ने यूरोप के एडवांस मिलिट्री ड्रोन प्रोग्राम में एंट्री ले ली है। यानी कि भारत कोई फाइटर जेट डील तो नहीं कर रहा है इनके साथ और ना ही कोई खरीद कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो भारत का ये जो स्टेप है दोस्तों, वो MQ-9B ड्रोन से ज्यादा स्ट्रैटेजिक साबित हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि DRDO ने दोस्तों अब यूरोड्रोन मेल यूएवी प्रोग्राम में ऑब्जर्वर का रोल निभाना शुरू कर दिया है। ये यूरोप का नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्ग एंड्योरेंस मिलिट्री यूएवी होने वाला है। इसका डुअल रोल होगा, ISR प्लस स्ट्राइक क्षमता वाला। साथ ही इस प्रोग्राम में कई देश जुड़े हुए हैं, फ्रांस है, इटली, स्पेन और जर्मनी। और सबसे बड़ी बात है कि नाटो ग्रेड का सर्टिफिकेशन इससे मिलेगा। अब यहाँ पर आप साफ तौर पर मानिए कि यूरोप भी परेशान हो गया है अमेरिकन ड्रोन से, तो वो अब MQ-9 रीपर का अल्टरनेटिव बना रहा है, जिसमें कि यूरोप की फिलॉसफी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर DRDO का क्या रोल रहेगा? DRDO को दोस्तों इस प्रोग्राम में ऑब्जर्वर का रोल निभाने से एक बड़ा फायदा मिलेगा। पहला फायदा तो ये मिलेगा कि भारत को मिलिट्री ग्रेड का यूएवी सर्टिफिकेशन एक्सपोजर मिलेगा, एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, डेटा लिंक और सिक्योर कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी मिलेगी, ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल फिलॉसफी के बारे में जानकारी मिलेगी और यूरोपियन डिजाइन प्लस टेस्टिंग मेथोलॉजी का भी एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों का इस्तेमाल कहाँ होगा? इन सब चीजों का इस्तेमाल भारत की स्वदेशी मेल और हेल क्लास की यूएवी प्रोग्राम में होगा, जो कि इस वक्त काफी स्लो चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि भारत फिर से विदेशी प्रोग्राम में क्यों घुस रहा है। इसका असली जवाब ये है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए दोस्तों आप एक ब्लाइंड आइसोलेशन में नहीं रह सकते कि हर चीज आपको ही आती है। यहाँ पर स्मार्ट लर्निंग की भी जरूरत है और ये प्रोग्राम ऑलरेडी दोस्तों यूरोपीय कंट्रियों का एक मिक्स प्रोग्राम है। सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होगी और यूरोड्रोन से दोस्तों भारत का जो प्रोग्राम रुक रहा है इस वक्त, वो तेजी से आगे बढ़ेगा और इन सब चीजों का इस्तेमाल भारत अपने तापस BH-201 फ्यूचर का हेल यूएवी और घातक यूकैफ में कर सकता है। और ऑब्वियस बात है, प्रोजेक्ट्स भी काफी तेजी से होंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि यूरोप को अब ये बात समझ आ चुकी है कि वो अब भारत को केवल एक बायर की दृष्टि से नहीं देख रहा, बल्कि को डेवलपर पोटेंशियल के रूप में देख रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बड़ी अपडेट आई है कि Su-30 MKI सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बल्कि 5 सुपरसोनिक मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब इंडियन एयरफोर्स अपने मिसाइल सैचुरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल पर काम तेजी से आगे बढ़ चुका है। इससे इंडियन एयरफोर्स की एयर लॉन्च स्ट्राइक क्षमता जो है काफी बढ़ जाएगी और भारत अपने आप को पूरी तरीके से रीडिफाइन करने जा रहा है। यहाँ पर ब्रह्मोस NG की रेंज भी 300 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर फर्क यह है कि अब Su-30 MKI वन मिशन प्लेटफॉर्म से सॉल्वो मॉन्स्टर बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज के वक्त में आप देखेंगे तो एक Su-30 MKI एक ब्रह्मोस A को कैरी करता है, लेकिन भविष्य में Su-30 MKI अपने साथ 3 से 5 ब्रह्मोस NG ले जा सकता है। यानी कि एक फाइटर जेट से हम मल्टीपल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो पहला कॉन्फ़िगरेशन उसमें बताया जा रहा है कि एक मिसाइल जो है वो फ्यूजलार सेंटर लाइन में लगी रहती है, 2 मिसाइलों को इनबोर्ड विंग स्टेशन पर लगाया जाएगा, लेकिन बाकी की 2 कहाँ लगाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। इसमें कुछ अनुमान लगाया गया है कि उसे इंजन नेसल पाइलॉन्स पे लगाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए दोस्तों रीइंफोर्समेंट प्लस एवियोनिक्स इंटीग्रेशन की जरूरत होगी, तभी 5 मिसाइलों वाला जो लोड आउट है वो टेक्निकली पॉसिबल हो पाएगा। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो भारतीय वायुसेना कम एयरक्राफ्ट से ज़्यादा डैमेज कर सकती है दुश्मनों का। और ये कॉम्बो दोस्तों इतना घातक है कि इसके ज़रिए भारत दुश्मनों के एयरबेस, उनके हार्डन कमांड सेंटर्स, उनके नेवल टास्क फोर्स, उनके कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स को लॉन्ग डिस्टेंस से खत्म कर सकता है। हालांकि 5 मिसाइल ये कैरी कर सकता है ये बात तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने कहा ना स्ट्रक्चरल और एरोडायनेमिक्स लिमिट्स इसमें होंगे जिस पर वक्त लग सकता है। लेकिन दोस्तों 3 मिसाइलें तो कम से कम ये ले जा सकता है और इस तरीके का इंटीग्रेशन अगर हो जाता है तो नो डाउट साउथ एशिया में भारत के पास सबसे घातक एयर स्ट्राइक कॉम्बो पैक होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आई है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से। दरअसल दोस्तों ये कंपनी भारत की वो पहली कंपनी बन चुकी है जो ट्यूब से लॉन्च होने वाले भारी ड्रोन्स को तैयार कर रही है। हालांकि छोटे ड्रोन्स तो आसानी से लॉन्च हो जाते हैं ट्यूब से, लेकिन बड़े ड्रोन्स को लॉन्च होने का मतलब आप समझ रहे हैं काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं ट्यूब से लॉन्च होने के दौरान, जिसमें कि ड्रोन और उसके लॉन्चर को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी ने शेषनाग 20 को बनाया है, पूरी तरह स्वदेशी है और ये एक हैवी कामिकेजी ड्रोन है। इस ड्रोन को ट्यूब से लॉन्च किया जाता है और सबसे बड़ी बात ये अकेले नहीं बल्कि स्वार्म फॉर्म में उड़ता है। GPS जैम होने पर भी ये अपने टारगेट को नहीं छोड़ता, फैसले तक खुद ले सकता है और इसका मॉडुलर पेलोड है, यानी कि मिशंस के हिसाब से पेलोड लगाए जा सकते हैं। शेषनाग दोस्तों एक भारी और स्मार्ट कॉम्बैक्ट ड्रोन बन रहा है और ये फ्यूचर वॉरफेयर में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों रॉकेट फोर्स को लेकर भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा ऐलान किया है
उन्होंने कहा कि भारत को नेक्स्ट रॉकेट मिसाइल फोर्स की जरूरत है, क्योंकि आज की जंग में रॉकेट और मिसाइल अलग अलग नहीं लड़ी जाती। नई फोर्स में लंबी दूरी के रॉकेट्स हमारे पास होंगे, ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे, और सब कुछ एक ही कमांड के नीचे होगा। और आपको बता दूं कि भारतीय सेना 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका को टेस्ट कर चुकी है। आगे इसकी रेंज 150 किलोमीटर हो जाएगी। साथ ही 300 से 450 किलोमीटर इनकी रेंज बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। इस फोर्स में परले और ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलें भी होंगी। इवन दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना पहले ही ऐसी फोर्स बना चुके हैं, और ये बात आर्मी चीफ ने भी कही। इसीलिए भविष्य की जंग के लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी एक और बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय नौसेना को फ्यूचर में कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत होगी। अभी हमारे पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं, लेकिन 2 कैरियर होने के बावजूद हमेशा दोनों ऑपरेशनल नहीं रहते। एक कैरियर मेंटेनेंस में जाता है तो दूसरा काम करता है, लेकिन 2035 के बाद INS विक्रमादित्य को धीरे धीरे रिटायर करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय नौसेना चाहती है कि हमारे पास 2 छोटे स्वदेशी कैरियर और 2 बड़े नए कैरियर होने चाहिए, जो कि 65,000 टन से ज़्यादा के हों। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर वक्त 3 कैरियर्स उपलब्ध रहेंगे। वेस्टर्न और ईस्टर्न समुद्र दोनों सुरक्षित रहेंगे, और भारत अपनी पावर प्रोजेक्शन भी यहाँ पर कर सकता है। और 4 कैरियर्स का मतलब है कि कम से कम 160 से 170 नेवल फाइटर जेट्स की भी जरूरत हमें होगी। और अभी केवल शुरुआत है 27 राफेल मरीन की। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये 4 एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत सेंट्रल पुलिस फोर्स, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन सिस्टम सप्लाई किए जाएंगे। और इस साझेदारी में दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंटीग्रेशन का अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, जबकि गरुड़ा एरोस्पेस यहाँ पर एडवांस ड्रोन का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन करेगी। मतलब साफ है कि पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन तैयार किया जाएगा, सेना और सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत किया जाएगा। बात साफ हो जाती है कि भारत की डिफेंस ड्रोन ताकत दोस्तों अब और मजबूत होने वाली है। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि रक्षा मंत्रालय 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल आपके कमेंट्स भी यहाँ पर आए हुए थे। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि वाकई में इस डील को घोटाला बता रहे हैं। इवन दोस्तों, आपके कमेंट्स में Su-57 को लेकर भी बात आ रही थी, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी भी दूर कर दूं। यहाँ पर पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स रफाल को Su-57 का ऑप्शन नहीं मानती है। दोनों पैरेलल प्रोग्राम्स है, क्योंकि अलग अलग रोल है और अलग अलग जरूरत है। यहाँ पर राफेल फाइटर जेट हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बचाने के लिए, और Su-57 EMC आने तक एक स्टेल्थ गैप भरने के लिए होगा। ये कोई लग्जरी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है भारत की। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और आज मुश्किल से 29 स्क्वाड्रन्स है। MiG-21 रिटायर हो चुके हैं, जागुआर रिटायरमेंट की लाइन में आ चुका है, Su-30 MKI को अपग्रेड होने में वक्त लग रहा है। ऐसे में अगर 114 फाइटर जेट्स नहीं आएंगे तो इंडियन एयरफोर्स सिर्फ कागजों की एयरफोर्स रह जाएगी। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा MMRCA था उसमें रफाल विनर था, और आज भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और हथियार सब पहले से मौजूद है। और ऐसे में अगर हम कोई नया फाइटर जेट्स लेते हैं तो 3 से 4 साल की और डिले हो सकती है। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ साफ तौर पर कह चुके हैं कि राफाल इज ईजी टू एब्जॉर्ब, ये आसानी से घुल मिल सकता है। और अब बात आती है दोस्तों मेक इन इंडिया को लेकर। यहाँ पर इमोशनल होने का टाइम नहीं है हमारे पास, बल्कि हमें यहाँ पर व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिर्फ 30 से 60% इसमें स्वदेशी कंटेंट होगा। हमें कोई सोर्स कोड का एक्सेस नहीं मिल रहा, और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरी मिल रही है। सवाल ये आता है कि क्या हम आज 100% स्वदेशी फाइटर जेट डिलीवर कर सकते हैं? नहीं। ज़्यादा TOT के चक्कर में अगर हम जाएंगे तो 200 डिलीवरी 5 से 7 साल और खिसक जाएगी, और स्क्वाड्रन्स और गिरते जाएंगे। दुश्मन फ़ायदा उठा जाएगा। डिले का मतलब डिफीट होता है। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को रफाल का सोर्स कोड नहीं चाहिए, बल्कि इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए, हॉट सेक्शन मेटलर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर टर्बाइन कैपेबिलिटी चाहिए। ये सब अलग अलग नेगोशिएशन से आएगा, ना कि इमरजेंसी फाइटर जेट की डील से। ये बात आप समझ गए होंगे अब। और Su-57 की एंट्री की अगर बात की जाए तो वो मजबूरी होगा हमारा, ना कि शौक। ये एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है। Su-57 आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक तरीके का लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि नया इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और शुरुआत में कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? EMCA का स्क्वाड्रन 2035 के बाद आएगा। चाइना के पास कई संख्या में G-20 होंगे, और ऐसे में अगर हम Su-57 ले भी लेते हैं 36 से 54 की संख्या में, तो ये ब्रिज कैपेबिलिटी होगी, ना कि परमानेंट सॉल्यूशन। हालांकि यहाँ पर भारतीय राफेल कोई नॉर्मल F4 स्टैंडर्ड का नहीं होगा, बल्कि इसमें अपग्रेडेड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, बेटर नेटवर्किंग और सेटकॉम होगा, माइका NG स्कैल्प अपग्रेड होगा, और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होगी। और एग्जिस्टिंग जो हमारे पास फाइटर जेट्स हैं राफेल के, वो भी F4 स्टैंडर्ड तक जाएंगे। ऐसे में मैं भी मानता हूँ कि राफेल डील पर सवाल उठना सही है, लेकिन दोस्तों इसे घोटाला या फिर मेक इन इंडिया की हार कहना हमारे लिए गलत होगा। भारतीय वायुसेना दोस्तों आइडियोलॉजी से नहीं, रनवे की रियलिटी से लड़ती है। जब तक एमका नहीं आता, दोनों ही हमारे लिए बुरे ऑप्शंस है, बट फिलहाल के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं। फिलहाल अब आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा।
वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाला है। 2026 में पाकिस्तान को चाइना J-35 देने जा रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इंडियन एयरफोर्स से पहले स्टेल्थ एज आ जाएगी। कहा जा रहा है कि 40 की संख्या में J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। और अगर ये डिलीवरी टाइमलाइन सही है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स पहली बार 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करेगी। इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम आ रखी है जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तानियों को ज़्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं, टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल चाइना का होगा, डेटा लिंक सेंसर और जो डॉक्ट्रिन इंटीग्रेट है वो भी चाइना कंट्रोल करेगा। हालांकि J-35E अभी कोई कॉम्बैट प्रूवन नहीं है, इंजन की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, वास्तव में ये स्टेल्थ फाइटर जेट है ये भी अभी बात साफ नहीं है। लेट्स सी क्या होता है आगे। बट कुछ भी कहो, भारतीय वायुसेना को अब अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और यही वक्त है कि भारत को AMC को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा और नहीं तो कोई इंट्रीम स्टेल्थ सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। अपोलियन डायनेमिक्स ने दोस्तों BSF के 60th यानी कि 60वें राइजिंग डे पर अपना एक जबरदस्त ड्रोन दिखाया है जिससे कि BSF भी काफी प्रभावित हो गई है। इस ड्रोन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 डिग्री का शार्प टर्न है दोस्तों और ये वर्टिकल कामिकाजी डाइव भी कर सकता है, सब कुछ रियल टाइम में। जैसे इसका डेमो दोस्तों कंपनी ने दिखाया BSF को तो BSF के बटालियन कमांडर्स ने सीधा इन्हें खरीदने की बातचीत करनी शुरू कर दी। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई साइलेंट लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं है बल्कि दोस्तों एक घातक स्प्रिंट ड्रोन है। 8 सेकंड में टॉप स्पीड पे पहुंच जाता है और 1 मिनट के अंदर टारगेट को तबाह कर सकता है। मतलब टारगेट को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकेशन मैंने आपको जैसे बताया कि स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, रेंज 10 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट के साथ है, 20 से 25 मिनट तक ये उड़ सकता है। ये अपने साथ दोस्तों 1 किलोग्राम का वॉरहेड भी ले जा सकता है जिसमें कि शेप चार्ज भी है और लॉन्च करने का मैकेनिज्म इसका अगर देखा जाए तो वो न्यूमेटिक रेल या फिर हैंड थ्रो के जरिए से लॉन्च किया जा सकता है और 4 से 6 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आती है। और ऐसे में ये कामिकाजी ड्रोन इंपोर्टेड सिस्टम से 1.5 गुना सस्ता है लेकिन बॉर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये हमें देगा क्योंकि दोस्तों भारत को आज फाइटर जेट से ज़्यादा सेक्शन लेवल पर प्रिसीजन स्ट्राइक वाले हथियारों की ज़रूरत है क्योंकि दोस्तों इन ड्रोन्स को बटालियन या फिर प्लाटून लेवल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। दुश्मनों को एयरबेस, आवाक्स या फिर सैटेलाइट्स पर हमें इसके लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मतलब आप इंस्टेंट डिसीजन लोगे और इंस्टेंट इन्हें खत्म करोगे क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बॉर्डर वॉरफेयर में 90% जो फाइट्स होती हैं वो टेक्टिकल लेवल पर जीती जाती हैं। ऐसे में ये सिस्टम परफेक्टली फिट बैठता है। तो ये था अभी तक टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको सारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।